Hello children, good morning again beta. In this video we will talk about the salient features of the constitution. What is meant by the salient features? Salient features means important features that is noticeable. Okay, the important features of the constitution, the important points of the constitution we can say also that should be understood by everyone. Listed below are the salient features of the Indian Constitution. This clearly shows how our constitution is good blend of the following features. किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सारे फीचर्स हैं वो ब्लेंडेड हैं, पूरे इतने अच्छी तरीके से ब्लेंडेड हैं, देयर कैन बी शोन. फर्स्ट पॉइंट इज बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड. पहले मैं सिंपल वर्ड्स में आपको क्लियर कर दूं बेटा, व्हाट इज मीन बाय फ्लेक्सिबल हियर. फ्लेक्सिबल से मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल यानी कोई चीज़ जो हमारे अनुसार बेंड हो सकती है, यानी हम अपने अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं. तो हाउ टू चेंज? तो इट इज़ गिवन हियर द कॉन्स्टिट्यूशन इज एज फ्लेक्सिबल. some portions of the constitution are can be easily amended by the parliament. यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट तो ऐसे हैं जो कभी चेंज नहीं किए जा सकते, बट फ्यू पार्ट्स आर देयर दैट कैन बी amended. Amended means it can be changed according to the situation by the parliament. It means by the process of the parliament a simple majority is required for this, and this makes our constitution flexible. यानी by the majority vote some amendment could be occur in the constitution. और कई सारी चीज़ें आपने भी इस चैप्टर में भी पढ़ा है that few words are added in the constitution later on. In this chapter you have studied that socialist, secular, unity and integrity, the words were added to the preamble by the 42nd amendment in 1976. तो इसी तरह से कोई भी चेंज जो कि ज़रूरत है हमारी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द अमेंडमेंट बाय through the simple majority vote in the parliament it could be changed. On the other hand, 2/3 majority is required to amend the major portions of the constitution. यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर पोर्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, फॉर चेंज इन दैट पोर्शन 2/3 of majority is required. The basic structure of the constitution is not amendable in any case. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बच्चों कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं भी चेंज नहीं किया जा सकता. इट इज़ दस बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एज फ्लेक्सिबल एज नीडेड, यानी ज़रूरत के अनुसार ये फ्लेक्सिबल ही है, लेकिन एट सम प्लेसेस इट इज़ रिजिड ऑल्सो. इट कैन नॉट बी चेंज्ड एनी हाउ. किसी भी तरीके से उसे चेंज नहीं किया जा सकता. सो इट इज़ कॉल्ड बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड. नाउ द सेकेंड फीचर, सेलिएंट फीचर इज सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप भी मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था बेटा कि व्हाट इज सिंगल सिटीजनशिप. इन इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप. इट मीन्स people are the citizens of India only, not of any state. It means we are living in where? UP. Are we the citizen of UP? Uttar Pradesh? No, we are the citizen of India. Any person living in Bengal is the citizen of Bengal? No, he or she is the citizen of India only. So children, this is in contrast to the USA. The people there are citizen of the country as well as the state where they live. यानी जबकि यूएसए के कंट्री में क्या है, दे आर हैविंग ड्वेल सिटीजनशिप. वहाँ पे जो है स्टेट की सिटीजनशिप भी होती है और कंट्री की भी. बट इन आर कंट्री व्हाट इज़ देयर? सिंगल सिटीजनशिप इज़ देयर. दैट इज़ वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली. दिस इज़ कॉल्ड द सिंगल सिटीजनशिप.
चिल्ड्रन, वन थिंग आई थिंक यू शुड नो बेटा कि सिंगल सिटीजनशिप को हिंदी में क्या कहते हैं. ऑलवेज आई पुट अटेंशन बेटा कि हिंदी वर्ड भी हमें जानना चाहिए. सिंगल सिटीजनशिप में इकहरी नागरिकता और ड्वेल सिटीजनशिप का मतलब होता है दोहरी नागरिकता. इकहरी नागरिकता मतलब हम भारतवासी सिर्फ भारत के नागरिक हैं. दोहरी नागरिकता जो कि अमेरिका में है, अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति अपने देश का भी नागरिक है और अपने स्टेट का भी नागरिक है. दिस इज कॉल्ड ड्वेल सिटीजनशिप. बट अगेन रिमाइंडिंग, इन इंडिया देयर इज सिंगल सिटीजनशिप. दिस इज कॉल्ड इकहरी नागरिकता. Now let us talk about the next feature. This is lengthiest known constitution. Our constitution is lengthiest known constitution beta. The constitution of India is the most lengthy written constitution of the world. यानी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है ये. It originally had 395 articles and 8 schedules. It means when our constitution was formed, जब हमारा संविधान बना था तब इसमें कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स एंड 8 schedules. And what is given here? By 2000 this count increased. यानी by the many amendment the number of the articles has been increased. At present 442 articles and 12 schedules are here beta. Our constitution is the most detailed constitution in the world. That point should be noted that the constitution of India is the most lengthy written constitution and most detailed constitution in the world. Keep in your mind this point, children. Now, after lengthiest constitution, the next feature is federalism. So let us talk about what is meant by federalism first. यानी उसका मतलब क्या है federalism? Federalism means there are more than one level of the government and the power of the government is divided among them. You know children, we have government system at central level and state level both. And you know now in class 6th you have studied about that we have government system at local level also. तो फेडरलिज्म की हिंदी मीनिंग होती है संघवाद. यानी जो पावर है ना, गवर्नमेंट की जो पावर है ना वो डिवाइडेड है, एक ही जगह इकट्ठी नहीं है, वो एक ग्रुप में डिवाइडेड है. सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट इज देयर टू सी सम अदर पार्ट, some other work, and the state level is also there and the power is divided among them. So what is given here? The Indian Constitution provides for a federal form of government. In India there are two levels of government, the central and the state, and federalism means there are more than one level of the government and the power of the government is divided among them, that is central level and the state level. In our country the laws, their powers are clearly mentioned in the constitution. In class 8th beta, when you will study in explained matter, that in starting you have talked about, we have talked about na legislature एंड एग्जीक्यूटिव. तो जब इस चैप्टर को हम क्लास 8th में पूरा एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे तो हम उसमें ये पढ़ेंगे कि द पावर इज़ डिवाइडेड क्लियरली अमंग द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि किस पार्ट पे, किस सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट जो है कानून बनाएगी या फिर देख रेख करेगी और किस सब्जेक्ट पे सेंट्रल लेवल जो है लॉ बनाएगी, है ना. तो it is divided, their powers are clearly mentioned in the constitution, it is written in the constitution. So it is said here that by the constitution federalism is given to the country, our country. The laws on the affairs of the national importance are made by the central government. यानी जो राष्ट्रीय जो महत्व के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कानून हैं, वो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड दीज लॉज आर अप्लाइड टू ऑल द स्टेट्स एंड individual states make their own laws
suitable to their needs. They are applied to the state only. यानी जो कानून, जो लॉ, जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाएंगे वो पूरे देश पे लागू होंगे, और the laws made by the state government that will be applied to the particular state only. I think you have understood the message. For example, if you are knowing children, triple divorce law is made by the central government and that will be applied to whole country. And if any law is made by the state government, that will be applied to the particular state only. So it is said here that federalism system of government is there by the constitution in our country. Now the next point, what is given? An independent judiciary system. बेटा इंडिपेंडेंट जुडिशरी रखी गई है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसके प्रभाव से जुडिशरी को मुक्त रखा गया. इट इज़ फ्री फ्रॉम द अफेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन establishes an independent judiciary. It is free from the control of the executive. Executive means who execute the laws, like ministers and the prime ministers, the cabinet ministers and the prime ministers. The prime minister or cabinet minister cannot remove the judges. They don't have power to affect the judiciary. A proper procedure has to be followed before taking any action against the judges. It is mentioned in the constitution. यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, इट मीन्स जो जुडिशरी सिस्टम हमारी है उसको एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट के प्रभाव से मुक्त रखा गया है. उनका जो दैट इज़ रिटन हियर ना, अ प्रॉपर प्रोसीजर हैज़ टू बी फॉलोड बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द जजेस. यानी किसी भी जज के अगेंस्ट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसका प्रॉपर एक लेंदी प्रोसीजर है. इट इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. So it has been said here that an independent judiciary will be there for our country. Now the next salient features is parliamentary form of the government. What is this parliamentary form? Beta, now again I will explain it in Hindi first, that it will be more clear to you. Parliamentary form of government का मतलब है बेटा संसदीय सरकार की व्यवस्था है. संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री गवर्निंग सिस्टम इज़ देयर. यानी सरकार कहाँ से चलती है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहाँ बैठती है, संसद में ना. सो व्हाट इज़ गिवन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन दिस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्लियामेंट आर चूजन बाय द पीपल. यानी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमपी और एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ legislative council, they are chosen by us only, the citizen of India. They are assigned the task to run the country. उन्हें हमने अपॉइंट किया है कंट्री को चलाने के लिए. हमारे बिहाफ पे वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं. अंडर दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट ऑल पावरफुल एंड इज़ मेड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. यानी एग्जीक्यूटिव यानी जो मिनिस्टर्स हैं ना, वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल यानी जवाबदेह होते हैं. इफ़ एनी लॉ हैज़ बीन मेड और एनीथिंग हैपन इन द कंट्री, द एग्जीक्यूटिव हैव टू गिव आंसर टू द लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट. अगर लेजिस्लेचर की बात हो तो समझ जाना कि हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं. तो द कैबिनेट हैज़ टू बी responsible to the legislature. The prime minister is the real head and the president is the nominal head. This is called the prime minister and the cabinet ministers are the members of the executive. Beta, the line is given na, the prime minister is the real head and the president is the nominal. वैसे तो head जो है प्रेसिडेंट को कहा जाता है, बट इन एक्चुअल द रियल पावर रेस्ट इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर. जो असली ताकत है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है. बट व्हाट इज़ देयर, इट इज़ रिटन हियर ना, जस्ट सी द रियल पावर रेस्ट विद द कैबिनेट, बट
Under this parliamentary system, the executive is not all powerful and is made responsible to the legislature. यानी भले ही सारी पावर प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट यानी एग्जीक्यूटिव के हाथ में हो, लेकिन they are answerable to the parliament, answerable to the legislature. And so what it is said here, that parliamentary form of government is there. Now the next topic is the fundamental rights. Now in short we will talk here about the fundamental rights and fundamental duties also. The fundamental rights refer to the basic rights of a citizen. यानी फंडामेंटल राइट्स जो है ना बेटा, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर ही कहा जाएगा. एंड दीज आर द बेसिक राइट्स ऑफ अ सिटीजन. हमारा जो है ये मौलिक अधिकार इसे कहते हैं. ठीक है, ये हमारा अधिकार है कि हम सबको ये राइट जो है हम सबको मिले. Fundamental rights, so it is called. These regarded essential for the overall growth of an individual. यानी अगर ये है कि हमारा पूरा डेवलपमेंट हो, we should get all the opportunities, so we have to get our fundamental rights. These rights play an important role in making a government people friendly. The Constitution guarantees 6 fundamental rights. यानी ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हीं राइट के थ्रू हम जो है गवर्नमेंट में भी पार्ट लेते हैं. इट मीन्स वी आर हैविंग राइट टू गिव वोट. सो व्हाट, वी हैव राइट टू स्पीक, वी हैव राइट टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ. तो सो व्हाट, वी आर प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ अ गवर्नमेंट पीपल फ्रेंडली. Now let us talk about the fundamental right. The first fundamental right is right to equality, that is given from Article 14 to Article 18. Now the second one is right to freedom. This is given in Article 19 to, and the third right is given right against exploitation. And the fourth one is right to freedom of religion. And the fifth is cultural and educational rights, and the sixth one is right to constitutional remedies. But I am trying to explain you all the rights in short. Right to equality, it ensures both equality before law and equal protection of law. This means that the state cannot discriminate between people on the basis of caste, creed, color, sex, religion, place of birth, etc. So it is called right to equality. Now the second one is right to freedom, that is it guarantees 6 basic freedoms to the citizen of India. कौन कौन सी freedom मिलती है? Freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully without arms, freedom to form association and unions, freedom to move freely throughout the India, freedom to reside and settle in any part of India, and freedom to practice any profession, trade or business. Now let us talk about the next point, children. This is given right against exploitation. What is meant by this? It prohibits slavery, beggary or other forms of forced labor and trafficking of human beings, and employment of children below the age of 14 years in factories, mines and other hazardous occupation. यानी ये जो right against exploitation है ना, ये पहले के समय में जो लोगों को दास बनाने की प्रथा थी, गुलाम बनाने का जो प्रोसेस था, उसको रोकने के लिए है. या फिर जो छोटे बच्चों से फैक्ट्रीज वगैरह में काम कराया जाता था, उसके लिए है, फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ दैट प्रोसेस. सो इट इज़ right against exploitation. Now the next point is given, children, right to freedom of religion. What is this? This right provides that the citizen of India have right to profess, practice and propagate the religion of their own choice. Okay, there is no state religion in India. Now the
Fifth one is cultural and educational rights. That is, it ensured that the different cultural groups within the country have the freedom to preserve and promote their language, script and culture. यानी हम अपने कल्चर को, जिस भी कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं. Now the next sixth one is right to constitutional remedies. What is this? This is called the soul of our constitution. इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा गया है बेटा, आत्मा कहा गया है. क्यों? It provides for the right to move the court for protecting the fundamental right. यानी right to constitutional remedies हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने फंडामेंटल राइट की सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए कोर्ट जा सके. एंड कोर्ट कैन इशू अ रिट फॉर दिस. दिस विल बी taught well to you in class 8th. Okay children. Now last part of the chapter is left only children. So I am trying to continue in this video only. So what is given here? The right, fundamental rights is completed. Now we have to continue the fundamental duties. What is given here about the fundamental duties? These since people get benefited from fundamental rights, हमारे पास right तो आ गई. It is their duty to do something constructive in return. लेकिन हमें return में कुछ करना था ना क्या? These duties are called the fundamental duties. It is expected from every citizen to follow these fundamental duties. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी रखी गई है. दैट इज़ आवर ड्यूटी टू फॉलो दैट फंडामेंटल ड्यूटी. ओके, ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उस फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करें. These were not part of the original text of the Constitution. These were included by the 42nd Amendment Act in the year 1976. यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड नहीं थे. It were added in the Constitution by 42nd Amendment in 1976. This will be also taught to you in next classes. Now it is given about directive principle children. What is directive principle? डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब पहले जान लो. इसको हिंदी में कहते हैं नीति निर्देशक तत्व. ठीक है, तो दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल यू विल ऑल्सो स्टडीड अबाउट दिस. आई थिंक यू विल, दिस चैप्टर इज़ देयर इन क्लास 9. पूरा एक इस पे एक चैप्टर है बेटा. बट हियर आई विल टेल यू व्हाट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल. है क्या चीज़? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट. यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप कह सकते हो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया. ये जो है गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए कि उन्हें देश के लोगों के लिए क्या क्या करना है. दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ठीक, these are mentioned in the form of directive principle of the state policy in the constitution that are the guidelines for the government of India. These are not enforceable in a court of law, but it is expected to the government to keep these principles in mind while creating laws or formulating policies. बेटा इस बात का मतलब बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये आगे के क्लासेस में आपको पढ़ना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ना एनफोर्शिएबल नहीं है. जैसे हमारी फंडामेंटल राइट जो है वो एनफोर्शिएबल है, वो हमें मिलेगी ही मिलेगी. नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम अस. फंडामेंटल राइट हमारी कोई हमसे नहीं छीन सकता. बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज़ नॉट एनफोर्शिएबल. इट मीन्स इफ़ एनी गवर्नमेंट इज़ नॉट फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया कैन नॉट मूव टू द कोर्ट. हम कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए. ठीक है, but what is given here, the point is given here, it is expected to the government to keep their to keep these principles in mind while creating laws or formulating policies. लेकिन गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये आशा की जाती है कि किसी भी कानून को बनाते समय when the government is trying to make any law, any policy, then the government has to keep these guidelines in their mind
और ये गाइडलाइंस है क्या एग्जैक्टली? By the directive principle, the government has to think about the welfare of the country. यानी गवर्नमेंट को हमारे देश के लोगों के कल्याण के बारे में सोचना है. और वेलफेयर मीन्स क्या होता है? वेलफेयर मीन्स मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल. दिस इज मीन्ट बाय वेलफेयर. एंड गवर्नमेंट्स ड्यूटी इज देयर टू वेलफेयर ऑफ द कंट्री. यानी हम सरकार क्यों बनाते हैं? ताकि सरकार लोगों का भला करे. सो चिल्ड्रेन, हियर आई एम completing the chapter. The third chapter has been completed and I hope every government will think for the welfare of the country. This means maximum happiness for maximum number of the people. So thank you children. Again here I will remind you, please watch the video carefully, try to understand and read the chapter again. If still any doubt, you can ask me. Thank you class.